डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्यूडलिज्म कैसे इमर्ज होता है यूरोप में। हमने ये भी देखा फ्यूडलिज्म की जो रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो जाके हमें यूरोप में ही दिखाई देती हैं, खासकर रोमन एम्पायर में। आज हम देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड में जो फ्यूडलिज्म है कैसे इमर्ज होता है। ठीक है, तो गोल जो दिस वाज द फ्रांस एंड इंग्लैंड। देखो ये जो पार्ट है गोल वाज दी पार्ट ऑफ दी दिस वाज द गोल वाज दी पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। गोल किसी समय किसका प्रोविंसेस था? प्रोविंसेस आप कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, एक टाउन भी कह सकते हो। तो जहाँ पर किसी टाइम रोमन एम्पायर का पार्ट था। वैसे रोमन एम्पायर का ये पार्ट कैसे बना? हाउ दी गोल बिकेम ए रोमन एम्पायर, और कैसे ये बाद में फ्रांस बन गया? कैसे ये गोल प्रोविंसेज हैं ये फ्रांस बना, लेकिन पहले ये रोमन एम्पायर का पार्ट कैसे बना, पहले उसी को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, 1501 टू 1507 AD जहाँ पर क्या किया, सॉरी BC, ठीक है, या आप CE भी कह सकते हो। यू कैन से दैट 51 टू 57 BC और CE, जहाँ पर रोम के एक मिलिट्री कमांडर थे। आपने सेकंड चैप्टर में उनका नाम अच्छी तरह सुना, जूलियस सीजर। ठीक है, ऑक्टोवियन के जो बाद ऑक्टोवियन ने जिन्होंने ऑक्टोवियन को क्या किया था। ठीक है, ऑक्टोवियन के नाम से ही जाना जाता है उन्हें। ठीक है, तो ऑक्टोवियन से उनका कोई रिलेशन था। तो जहाँ पर गोल जो है रोमन एम्पायर का एक प्रोविंसेस था, लेकिन 51-57 BC में जो रोमन एम्पायर का कैसे पार्ट बना, जब ऑक्टोवियन ने उस इन गोल के ऊपर अटैक किया तो इसको रोमन एम्पायर का ही पार्ट बना लिया। देखो समझो कि ये जो गोल प्रोविंसेस है जो बाद में फ्रांस बनता है, गोल प्रोविंसेस जो बाद में जाके फ्रांस बनता है, तो किसी समय जे रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। 51-57 AD में जब जूलियस सीजर, जब रोमन एम्पायर का एक मिलिट्री कमांडर था, जब वो गोल के ऊपर अटैक करता है तो वो इसको रोमन एम्पायर का पार्ट बना रहा है। ज़्यादातर जहाँ पर कौन से लोग थे? ज़्यादातर जहाँ पर चैलिटिक स्पीकिंग बोलने वाले लोग थे। आपने एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कंट्री में पढ़ा है कि रोम के आसपास बहुत से ट्राइबल रहते थे, ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, जैसे ससानिया, और इनका ईरान के साथ जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था। इन ट्राइबल के ऊपर कंट्रोल उसी समय 51-57 AD में जूलियस सीजर ने जब गोल के ऊपर अटैक किया तो इसने 51-57 AD के बीच में गोल को रोमन एम्पायर का पार्ट बना लिया। अब गोल का जोग्राफिकल लोकेशन क्या है? व्हाट वाज द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए गोल? तो अगर हम गोल के जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इसके नॉर्थ साइड की बात करें, जे वाली साइड की, नॉर्थ और वेस्टर्न साइड की बात करें, तो जहाँ पर एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन थी, किसकी? अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक ओशन। ठीक है, और साउथ में इसके था मेडिटेरियन सी, ये वाला एरिया है ना जहाँ था मेडिटेरियन सी, याद रखना है। अब गोल की अगर जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, 51-57 AD में जूलियस सीजर ने इसको अपना एक अपने ना रोमन का प्रोविंसेस बना लिया। और अगर इसकी गोल की बात करें तो क्यों इसके ऊपर बाद में भी अटैक होता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड भी है। नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो इसमें अटलांटिक सैगन की कोस्ट लाइन से जाके टच करता था। अगर साउथ की बात करें तो मेडिटेरियन सी। अगर जहाँ हम वेस्ट ईस्ट साइड की बात करें तो जहाँ पर इसके एल्प्स माउंटेन था, देर वाज एल्प्स माउंटेन। आप एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में जाके रिवाइज करो, हमने वहाँ पर भी इसका रोमन का जो है एक देखा था जोग्राफिकल लोकेशन, उसका जोग्राफिकल लोकेशन भी इसी था। ठीक है, तो साउथ में इसके हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट साइड में हो गया अटलांटिक ओशन, और साउथ में मेडिटेरियन सी, नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक ओशन, और ईस्ट साइड में इसको एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो ये तो इसकी एक हो गई मतलब जोग्राफिकल लेकिन जहाँ पर टू लेगा टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। वो एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन कौन सी? मेडिटेरियन सी है, अटलांटिक ओशन। माउंट रेंजन कौन बना रहा है? माउंट रेंजेस बना रही हैं
जे अपनी क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माउंट रेंज बना रही है अल्स माउंटेन। और लॉन्ग रिवर कौन सी, इसके पास लॉन्ग रिवर जो आपने उसमें एन एम्पायर ऑफ में डेनवा रिवर, ठीक है, राइन एंड डेनवा रिवर, जो इसके पास लॉन्ग रिवर थी। और इसके पास काफ़ी ज़रा फॉरेस्ट एरिया भी था और काफ़ी अच्छा प्लेन भी था जो एग्रीकल्चर के लिए सिचुएटेड था। ये बात हो रही है कि जिस समय रोम गोल किसका प्रोविंसेस था ड्यूरिंग द 51-57 एडी में, किसका, रोमन अम्पायर का। कुछ समय के बाद क्या होता है कि 100 एडी में रोमन का क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो गोल में फैल जाता है और लोग जहाँ के लोगों की लैंग्वेज सेल्टिक को रिप्लेस करके जहाँ पर लैटिन इंग्लिश लैंग्वेज को जहाँ की लैंग्वेज बना दिया जाता है। देखो 100 एडी में पूरे 50 ईयर के बाद जब क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में फैलना शुरू होता है, व्हेन द क्रिश्चियनिटी वर स्प्रेडेड इन ए होल ऑफ द यूरोप, तो गोल प्रोविंसेस में भी क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, जहाँ पर इसकी लैंग्वेज को रिप्लेस कर देते हैं और जहाँ पर क्या बना देते हैं, जहाँ पर लैटिन इंग्लिश वाला मतलब लैटिन इंग्लिश की लैंग्वेज को जहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं जहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की जो मेन लैंग्वेज थी, जो पुरानी इंडिजीनियस लैंग्वेज थी, उसको हटा दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि जाके जब रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन होने के कगार पर होता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट, जाके 500 एडी में रोमन एम्पायर जो है 500 बीसी में सॉरी रोमन एम्पायर जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर एक जो है जर्मनी ट्राइब होती है, फ्रैंक नाम की एक जर्मनी ट्राइब होती है, वो गोल के इस एरिया के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पर अपना उस जर्मनी ट्राइब पर उस गोल एरिया को क्या बना देती है, फ्रांस, जहाँ पर आज फ्रांस है, ठीक है, फ्रॉम 600, क्योंकि 500 में तो रोमन अम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और जो उधर कुछ कभी जो जिसके ऊपर रोमन ने जिन ट्राइबल लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन सेटअप किया था, अपना कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो उसी में से एक जर्मनिक ट्राइब थी वो, ठीक है, गोल को अपना नाम देती, फ्रैंक नाम की जर्मनी ट्राइब थी, वो गोल को अपना नाम दे देती है फ्रांस। अब थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि फ्रांस में कौन कौन से बाद में एंशियंट टाइम में किंग बने, ठीक है। तो फ्राम 600 से जहाँ पर फ्रांस का रूल हो जाता है और गोल बन जाता है फ्रांस, ठीक है, और जहाँ की फ्रांस जो फ्रेंच किंग है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अभी हम जहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम शेलमन तक नहीं जाएंगे, हम पहले इसकी थोड़े एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे जो बॉक्स में लिखी हुई है कि कैसे फ्रांस किंग गोल में अपना मतलब कंट्रोल करना शुरू कर देते, कौन कौन से जहाँ पर किंग बनते हैं। हमने देख लिया 400 एडी के 400 लास्ट टाइम में बीसी में, जहाँ पर गोल नाम का एक ट्राइबल ग्रुप होता है, वो गोल को अपना फ्रांस नाम का फ्रैंक नाम का ट्राइबल ग्रुप होता है, फ्रैंक, वो फ्रांस को अपना नाम देके जहाँ पर फ्रेंच कंट्री बना देता है। उसके बाद जहाँ पर कौन कोल मतलब कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पर देखते हैं, देखो जब फ्रांस के किंग का जहाँ पर कंट्रोल था, जहाँ पर सबसे पहला जो फ्रांस का किंग बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है कैल्विस नाम का सबसे पहले गोल में किंग बनता है, जो पूरे नॉर्थ गोल को भी कंट्रोल कर लेता है। ऐसे में गोल जो है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। 5 ईयर के बाद फिर कैल्विस क्या करता है, उस कैल्विस नॉर्दर्न कुछ लोगों के साथ मिलकर नॉर्दर्न गोल के ऊपर अपना अटैक कर देता है, नॉर्दर्न गोल के ऊपर अपना कैप्चर कर देता है। फिर 496 में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी तो ऑलरेडी इधर स्प्रेड हो ही चुकी थी, तो फ्रैंक जो कबीला था, जो फ्रैंक लोग थे, वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करके पूरे गोल में क्रिश्चियनिटी को मतलब स्प्रेड कर देते हैं, जहाँ का क्रिश्चियनिटी रिलीजन बना देते हैं, ठीक है। अब 496 के बाद डेथ हो जाती है कैल्विस के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं होता कि जो फ्रांस के ऊपर कंट्रोल करके, नो वन एज पावरफुल हेरिडेटरी की दो कंट्रोल ना फ्रांस। तो जहाँ पर एक चार्ल्स मेंटल नाम का इंसान होता है, चार्ल्स मार्टल क्या होता है, फ्रांस में एक रूल था कि हर एक पैलेस में एक मतलब पावरफुल इंसान को मेयर ऑफ द पैलेस बनाया जा रहा है। जैसे मान लो प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, तो इसको आप एक गवर्नर गिना, क्योंकि कैल्विस की डेथ के बाद कोई भी उसका मतलब ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, कोई हेरिडेटरी सन नहीं होता जो फ्रांस को कंट्रोल करके रख सके। तो इसमें चार्ल्स को मौका मिल जाता है, वो अपने बेटे
जो मेयर ऑफ द पैलेस था, मेयर ऑफ द पैलेस मतलब बड़े बड़े पैलेस की जो देख रेख करता है कि भाई गेस्ट है उसको कौन सा रूम देना है, ठीक है, और पूरे किंगडम की देखभाल भी करता है, जैसे मान लो गवर्नर होता है। तो चार्ल्स क्या करता है अपने बेटे, ठीक है, पैलेटिन्स, ठीक है, चार्ल्स अपने बेटे चार्ल्स मैल्टेल जिसका नाम होता है वो अपने पैपिन को जहाँ का फ्रैंकी की रूलर बन जाता है और अपनी डायनेस्टी से, जहाँ पर देखो दूसरी डायनेस्टी शुरू होगी। पहले कैल्विक्स था, कैल्विस ने रूल किया, उसके बेटे ने पूरा 496 तक, ठीक है। लेकिन कैल्विस की डेथ के बाद कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनता, तो चार्ल्स मैटल जो मेयर ऑफ द पैलेस होता है, जो बड़े बड़े राजाओं की पैलेस की टेक केयर करता है, तो वो क्या करता है अपने बेटे पैपिन को ही जहाँ की किंग बना देता है। फ्रांसी का रूलर बन जाता है, मतलब फ्रांस का रूलर बन जाता है। वो न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है और वो बहुत सी लड़ाइयाँ भी करता है और फ्रांस की किंगडम को डबल कर देता है। अब जो फ्रांस सिर्फ गोल तक ही सीमित था, ठीक है, जिसकी मतलब कि बॉर्डर या जिसकी किंगडम सिर्फ अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी तक ही लगती थी, अब वो दूर दूर फैलना शुरू हो जाए। उसकी जो सीमा रेखाएं हैं वो कभी जाके इंग्लैंड से भी टच होना शुरू हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो पैपिन जो है अपने सन शैलमैन को मतलब रूलर बना देता है। देखो कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, कैल्विक से हुआ 400 में, हम अब 700 में पहुँच गए, ठीक है। पैपिन का बेटा कौन होता है, सैलमैन जो होता है एक ग्रेट किंग बना, चार्ल्स दी ग्रेट, जिसको चार्ल्स दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसको याद रखना, हु वाज द चार्ल्स द ग्रेट, शैलमैन वाज द चार्ल्स द ग्रेट, जो बाद में फ्रांस का रूलर बनता है। चार्ल्स दी ग्रेट जो है उसके चर्च के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन चुके हैं। आपने देखा क्रिश्चियनिटी तो मतलब गोल्स में 400 सेंचुरी में ही काफ़ी अच्छी ना स्प्रेड हो गई थी। वह तो 100 एडी में जहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी, ठीक है ना, लेकिन पूरे 400 एडी में आते आते पूरा 500 बिगनिंग में पूरे फ्रांस में क्रिश्चियनिटी फैल जाती है। जो पॉप लुई थर्ड होता है वो चार्ल्स के रूल को होली रोमन एम्पायर के नाम से होली रोमन एम्पायर बना देता है। मतलब उसके जो चार्ल्स का रूल होता है, शैलमैन का जो रूल होता है उसको होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो वहाँ का चर्च का हेड होता है पॉप लुई थर्ड, जब शालमैन क्राउन बनता है, किंग बनता है, उसको क्राउन पहनाया जाता है, उसको बोला जाता है कि अब ये होली रोमन एम्पायर। अब शालमैन का फ्रांस के चर्च के साथ इसका काफ़ी अच्छा रिलेशन बन जाता है। यहीं से देखो 3 ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। अब फर्स्ट ऑर्डर पर तो किंग और पॉप आ गए, सेकंड ऑर्डर पर हो गए हमारे नॉवेल्स। ये जो रूल चलता रहता पूरे 40 ईयर तक। वह तो 768 में शालमैन जो है किंग बन चुका था, पैपिन अपने सन शालमैन को किंग बना जाता था, ठीक है। 800 में पॉप लुई थर्ड इसके रूल को होली रोमन एम्पायर बना देता है, जब उसकी मतलब शालमैन द ग्रेट उसकी जो बाउंड्री को डबल कर देता है फ्रांस की। जब शालमैन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द 840 में, कोई भी इतना, जैसे जहाँ पर भी देख रहे हैं कि कॉल्विस की डेथ के बाद कॉल्विस का कोई भी सन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो आगे गद्दी पर बैठ जाए या क्राउन बन जाए। तो फिर चार्ल्स मेटल जो होता है मेयर ऑफ द पैलेस, वो अपने बेटे पैपिन को बनाता है, पैपिन अपने बेटे शालमैन को। लेकिन जब शालमैन की डेथ हो जाती है 840 में, तो जहाँ पर 839-38 में माना जाता है इसकी डेथ हो जाती है, तो कोई भी इतना मतलब क्या करते हैं, कोई भी इतना पावरफुल नहीं होता जो इसको कंट्रोल कर सके। बैठे जो इसमें क्या होता है कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, वाइकिंग जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, ये नॉर्वे के ट्राइबल ग्रुप होते हैं। सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम द नॉर्वे ट्राइबल ग्रुप होते हैं, ये मतलब कि डेनमार्क के ट्राइबल ग्रुप में, नॉर्वे के ट्राइबल, स्वीडन के ट्राइबल ग्रुप, अलग अलग कंट्रियों पर अटैक करते हैं। दे आर अटैक ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। अब ये जो लोग ये आए कहाँ से थे, ठीक है, ये बाइकिंग लोग जो हैं, जो अलग अलग ये एक सी फेरियर होते हैं, ठीक है, समुद्री डाकू होते हैं, जहाँ तक उनकी पिक्चर देख लो, ये लोग जिनको हम कहते हैं वाइकिंग, ठीक है। ये वाइकिंग लोग आए कहाँ से थे, अब इनके बारे में कि जो बाद में फ्रांस के ऊपर भी अटैक करते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग कंट्री में ये अटैक करते हैं, यूरोप के अलग अलग सिटीज़ के ऊपर अटैक करते हैं बाद में। तो ये जो वाइकिंग लोग थे ये कहाँ से आए थे, स्वीडन के कुछ लोग थे,
ठीक है। ये जो स्वीडन के कुछ लोग थे, ये स्वीडन के कुछ लोग थे, डेनमार्क के कुछ ट्राइबल ग्रुप थे। ये क्या करते हैं 800 में अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं और ये इंग्लैंड के ऊपर भी अटैक करते हैं जहाँ कभी फ्रांस की मतलब बॉर्डर था, इंग्लैंड के ऊपर भी, कहाँ स्कॉटलैंड, क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड है ना वो आज जैसे इंग्लैंड दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था। इंग्लैंड भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में था। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था? इंग्लैंड। तो वाइकिंग लोग 800 में 840 में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अटैक करते हैं यूरोप में, उसमें वो इंग्लैंड में भी अटैक करते हैं, फ्रांस में भी अटैक करते हैं। फिर जहाँ से एक नया रूल स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से मतलब आगे हमारा चैप्टर जो है ट्री ऑर्डर शुरू होगा। आई होप आपको ये जो फ्रांस की एंशियन हिस्ट्री और वाइकिंग लोगों के बारे में पता चल गया। जो वाइकिंग लोग जो कि कभी नॉर्वे से ना आके कई और कंट्री से भी आए थे, जैसे स्वीडन से आए थे, डेनमार्क के ऊपर आए थे, इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में इस चैप्टर में इंग्लैंड के बारे में आगे इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म कैसे मतलब स्प्रेड हुआ, ठीक है। नाउ ये है वाइकिंग लोग। अब हमारा है ट्री ऑर्डर। अब ट्री ऑर्डर को समझने से पहले थोड़ा एक जहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इस लाइन को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंच प्रीस्ट जो बिलीव करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, कि संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी एक ऑर्डर के मेंबर हैं। जैसे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है, ठीक है। कोई किंग है और वो किंग है ना, कोई नॉवेल्स है, वो किसी ना किसी ऑर्डर का, किसी थ्री ऑर्डर में से किंग के किसी ना किसी ऑर्डर का वो पार्ट है। जैसे अकॉर्डिंग टू उनके वर्क के हिसाब से उनको किसी एक ऑर्डर का पार्ट बना दिया जाता है। जैसे बिशप है, तो बिशप का क्या काम होता है? प्रेयर करना। तो वो भी थ्री ऑर्डर में टॉप पर है। कुछ लोग फाइट करते हैं, जैसे हम नाइट्स बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, जैसे हमें पीजेंट्स बोलते हैं। इसलिए पूरी सोसाइटी वो प्रीस्ट बोल कर पूरी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड पीजेंट्री, ठीक है। अब आगे इस चीज़ को समझाने के लिए वो एक पैराग्राफ लिखता है। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है ये किसने लिखा है? एबेस। इस ब्लॉक में जो लिखा गया 12th सेंचुरी में आवेस हाइल्डगार्ड। आवेस हाइल्डगार्ड एक मतलब कह सकते हो कि बिशप था, ठीक है। आप बिंगेन। आबे क्या होता है? आबे एक सीरियन वर्ड, सैरिक वर्ड है। सारी मतलब सीरिया का एक वर्ड है जिसका मतलब फादर। तो आबिस क्या होता है? पैलेस, जहाँ पर मतलब कि ये प्रीस्ट वगैरह रहते थे। तो वो क्या कहता है कि कौन अपने सभी जानवरों को एक जगह रखेगा, मतलब घास खाने वाले जानवर, पालतू जानवर या कुछ और जानवरों को सभी को एक जगह नहीं रखा जा सकता। जैसे काऊ हो गया, डोंकी हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया। क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? अगर इनमें डिफरेंस है तो अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा तब हम एक जगह तो रख सकते हैं। अगर इनमें डिफरेंस है तो हम इनको एक जगह नहीं रख सकते। जैसे काऊ का काम क्या है? मिल्क देना। डोंकी का काम क्या है? उसके ऊपर हम बोझा वगैरह ले जा सकते हैं, ठीक है। शीप क्या कहते हैं? उसकी हम बोल लेते हैं, जब कभी कभी मिल्क लेते हैं। गोट का भी यही काम है, उसके हम उससे मीट भी लेते हैं और उससे मिल्क भी लेते हैं। तो इन सब में कोई ना कोई अपने अपने काम से इनको अलग अलग स्टेबल में रखा जाए। ऐसा कैसे? ऐसे ही ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग ही सभी इक्वल नहीं है, उनको भी अलग अलग ऑर्डर में रखा जा सकता है। अगर हम सभी को एक ऑर्डर में रखेंगे तो पूरी सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन जहाँ काम इंसान के वर्क से उसको डिवाइड किया गया, ना कि रिच और पुअर से, नॉट बाय द रिच एंड पुअर। तो एवरेज हेडलिट का मतलब क्या है कि जैसे भगवान ने इंसान में उसके काम की एबिलिटी से डिफरेंस क्रिएट किया है, तो हमें भी इंसानों को किसी न किसी एक ऑर्डर का मेंबर बनना ही पड़ता है, तभी ये सोसाइटी चल सकती है, ठीक है। जैसे गॉड ने सभी फॉक में डिस्टेंस क्रिएट किया है, इन हेवन और अर्थ, हेवन में भी और अर्थ में। हेवन किसने देखा है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ऑल आर लव्ड बाय हिम, जैसे भगवान सभी को चाहता है, ठीक है, देयर इज नो, लेकिन उनमें इक्वालिटी भी नहीं है। ऐसा नहीं भगवान नफरत करता है, लेकिन काम के हिसाब से भगवान ने किसी को रिच घर में पैदा किया है, किसी को पुअर घर में। लेकिन आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर पुअर घर में पैदा हो तो पुअर मरोगे, तो ये आपकी मतलब कि बदनसीबी है। आप जहाँ पर अपने आप को चेंज करते हैं, जहाँ से मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क हर इंसान को डिफरेंस दी। ऐसे ही हम इंसान किसी ना किसी ऑर्डर का मेंबर हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मतलब थ्री ऑर्डर में हमें थ्री ऑर्डर तक पहुंचने का एक बताने का, कि इंट्रोडक्शन देने का रिक्वेस्ट था कि थ्री ऑर्डर क्या है। अब थोड़ा हम देखते हैं थ्री ऑर्डर में टॉप पर कौन से हैं, ठीक है। अब विद दी हेल्प ऑफ
एक पिक्चर के हिसाब से हम ट्री ऑर्डर की तरफ देखते हैं। ये मैंडर हाउस है, ठीक है। देखो जहाँ इस पिक्चर में देखो किंग है, नाइट्स हैं, प्रीस्ट है, ठीक है। तो ये ट्री ऑर्डर के ही कोई ना कोई मेंबर है। अब ट्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन, सबसे टॉप पर कौन होता है इन द ट्री ऑर्डर में? सबसे टॉप पर कौन है इन द ट्री ऑर्डर? इन द टॉप पोजीशन पर कौन है? ठीक है, ये देखो, ये पहले भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई ट्री ऑर्डर की, ठीक है। अब ट्री ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है जिसकी वो बात कर रहा था? सबसे ऊपर कौन है? किंग। उसके बाद नॉवल्स हैं, उसके बाद नाइट्स हैं, उसके बाद पीजन है। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हमने अभी ये भी देख लिया कि फ्रांस का नाम फ्रांस कैसे बना। गोल का एक प्रोविंस है रोमन अम्पायर, जहाँ पर फ्रांक की ट्राइब ने क्या किया हुआ था, फ्रांक की ट्राइब ने इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। अब ट्री ऑर्डर के बारे में भी हमने देख लिया कि एक जो पॉप है वो क्या कहते हैं। अब देखते हैं जहाँ पर प्रीस्ट के बारे, सेकंड ऑर्डर की। हमने सबसे पहले सेकंड ऑर्डर को ही क्यों रखा? आप पूछोगे सर सेकंड ऑर्डर को ही क्यों, ठीक है। हालांकि होना तो यही चाहिए कि सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना चाहिए, जैसे प्रीस्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, या कलर्जी के बारे में, या किंग। किंग किसी ऑर्डर में, किंग तो ऑर्डर देगा, ठीक है। वो तो सभी तीनों ऑर्डर उसी के नीचे हैं। कभी कभी जो कलर्जी है वो फर्स्ट ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन अभी क्योंकि नॉवल को हमने इसलिए बीच में रखा है ताकि नॉवल जो है एक सेंटर में रिलेशन बनाता है। दे मेक ए रिलेशन बिटवीन द किंग एंड नाइट्स एंड पीजेंट्स। तो इसलिए हमने पहले किंग के बारे में ही समझना है। वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट नॉवल्स के बारे में समझना। नॉवल्स क्या होते हैं? आप बड़े लैंडलॉर्ड को नॉवल्स कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को नॉवल्स कह सकते हैं, जो किंग के नीचे होते हैं, सेकंड ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम देखते हैं अभी। तो जहाँ पर प्रीस्ट ने हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में रखा जाता है, प्रीस्ट प्ले देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर, नॉवल इन सेकंड। प्रीस्ट का क्या कहना है? कभी कभी वो किंग को एडवाइस भी करेगा, ठीक है, कभी कभी किंग को कंट्रोल भी। इस टाइम पीरियड में जो प्रीस्ट है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। दे डू नॉट ओनली वर्शिप, दे आल्सो कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्डर के बाद में जो सेकंड ऑर्डर में प्रीस्ट फर्स्ट ऑर्डर पर, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। नॉवल जो है सेकंड ऑर्डर में। नॉवल में रियलिटी में सेंटर प्रोसेस में है। फ्यूडलिज्म में जो नॉवल है वो सेंटर पोजीशन पे है, ठीक है, क्योंकि वो लैंड को कंट्रोल करता है। एक तो जो किंग के द्वारा दिया गया लैंड है, द लैंड वार गिवन बाय द नॉवल टू, दे वॉज कंट्रोल बाय द नॉवल्स। नॉवल जो किंग के द्वारा किए गए लैंड को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करवाता है और किंग को टैक्स देता है, और कभी कभी वो क्या करता है, किंग को सोल्जर वगैरह भी प्रोवाइड करता है जब नीड होते। तो ये जो कंट्रोल ऑफ द लैंड होता है, इस कंट्रोल ऑफ लैंड से एक सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं बैसलेज। बैसलेज होता है समांतवादी प्रथा, समांतवादी प्रथा जिसमें टॉप पर किंग और प्रीस्ट होते हैं। सेकंड नॉवल देखो, जहाँ पर देखो लिखा हुआ है समांतवादी, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, जमींदारी प्रथा, ठीक है, कि किंग लोगों के ऊपर लैंड से ही कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट दिस वाज द, जो लैंड के ऊपर कंट्रोल था उस सिस्टम को, उस प्रैक्टिस को बोला जाता है बैसलेज। अगर लैंड ही नहीं होगा तो किंग क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि किंग के पास खुद का बड़ा लैंड है, लेकिन वो खुद एग्रीकल्चर थोड़ी करेगा, इसलिए वो उसने अपना लैंड डायरेक्ट पीजेंट्स को ना देकर उसने अपने नीचे नॉवल्स को दिया हुआ है, ताकि वो नॉवल्स के थ्रू अपने जो उसके नीचे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मतलब उसकी जो प्रजा है, जहाँ जिससे उसके नीचे पीजेंट्स को कंट्रोल करें। किंग जो है फ्रांस का लोगों से कैसे रिलेशन बनाता है? इसी बैचलर सिस्टम से, इसी बैचलर सिस्टम से उसका लिंक बनता है लोगों से, लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस थी ये जर्मनिक पीपल अपने टाइम में भी करते थे। जब फ्रैंक कम्युनिटी ने वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर बैचलर वाली जो सिस्टम था शुरू हो गया। तो बिग लैंड ओनर द नॉवल्स वर बैचलर ऑफ किंग। ये जो बिग लैंड ओनर मैंने पहले बता दिया, जो बिग लैंड ओनर थे जिनको नॉवल्स भी बोला जाता था, ये मतलब कि किंग के बैसलेज होते थे, किंग के सामान तो होते थे, ठीक है। किंग के मतलब कि क्या होते थे,
जमींदार होते जो किंग की तरफ से लैंड के ऊपर काम करते थे, या किंग की तरफ से लैंड पे काम करवाते, जो किंग ने उसको लैंड दिया होता था, ठीक है। और बेसले ऑफ द किंग एंड पीजेंस जो होते थे, जो नॉवेल्स के नीचे पीजेंस होते थे, अब समझो इस थ्री ऑर्डर को देखो। पीजन सबसे ऊपर किंग है, किंग के नीचे नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स के नीचे पीजेंस हैं। तो नॉवेल्स के पीजेंस पीजेंस किसके बेसलेज होते थे? नॉवेल्स के। जो नॉवेल्स पीजेंस को लैंड देता था वो उसको ऊपर एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। अब नॉवल क्या कहता था कि किंग को अपना सीनियोरे मतलब सीनियर, अपना एक उसको गॉड मानता था। किंग के नॉवेल्स के लिए गॉड कौन है? नॉवेल्स के लिए गॉड है किंग। किंग वॉज द गॉड ऑफ ए नॉवेल्स, क्योंकि भाई उसने उसको लैंड दिया है, उसी के लैंड के ऊपर वो काम कर रहा है या काम करवा रहा है, उसी से लैंड से उसको खाना मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अब जो हम भगवान को थैंक यू करते हैं, क्यों करते हैं थैंक यू, या धन्यवाद क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें एक मतलब कैपेबिलिटी दी है, मनी अर्न करने की कैपेबिलिटी दी है, एजुकेशन अर्न करने की कैपेबिलिटी दी है, ठीक है। हम सुबह उठ के शाम को उनका वर्शिप करना, हमारे ग्रैंड फादर है, जो हमारे फादर, वो थैंक यू करते हैं कि आपने हमें 2 वक्त की रोटी देते हो। तो ये नॉवल जो है किंग के को अपना सीनियर समझते हैं कि आप हमारे गॉड हो, ठीक है। वन हु प्रोवाइड ब्रेड एंड प्रोटेक्ट द बेसले, तो जो बेसलेज प्रथा को, उसकी लैंड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, प्रोवाइड करना है। तो ये जो नॉवल और किंग के बीच में एक रिलेशन है, ये एक रिचुअल के द्वारा किया जाता है। जब लैंड दिया जाता है किंग के द्वारा, एक रिचुअल जो है मतलब की जाती है। कैसे? चर्च में जाया जाता है, बाइबल की कसम उठाई जाती है लैंड देने से पहले, ठीक है। एक रिटर्न चार्टर दिया जाता है, एक स्टफ और इवन ए कोड ऑफ वर्ल्ड, एक स्टफ मतलब एक मिट्टी का ढेला उठाया जाता है और उसकी कसम खाई जाती है कई बार उस लैंड को, जिस लैंड को उसने देना, कि आज से तुम किंग मेरा मास्टर और मेरा काम है मैं इसकी लैंड को प्रोटेक्ट करके रखूँ, आई विल प्रोटेक्ट। क्योंकि को नॉर्मली बड़ा रिच पर्सन है और उसको और ज़्यादा लैंड मिली हुई है किंग के द्वारा, तो उसका मतलब वो एक ऑथ खाता है कि मैं किंग की लैंड को कंट्रोल करके रखूँगा, ठीक है, अपने मास्टर की हमेशा उसकी सर्विस में रहूँगा। इंग्लैंड नॉवल के पास और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज ऑफ स्टेटस है, ठीक है। उसका अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। जो प्रॉपर्टी उसे प्रेप्यूटी मतलब उसको अपने फादर या फादर से मिली हुई है, उसके ऊपर उसका भी कंट्रोल है, और वो लैंड उसके ऊपर भी कंट्रोल है जो उसको किंग ने उसको दिया हुआ है, ठीक है। अपना लैंड भी है उसके पास किंग के, इसलिए नॉवल जो है की पोजीशन काफ़ी अच्छी है सोसाइटी। कभी कभी नॉवेल्स इतने मतलब पावरफुल हो जाते थे वो खुद भी किंग बन जाते थे जब किंग वीक पड़ जाता था। ऐसे बहुत से नॉवेल्स हुए जो है बाद में किंग बने, प्रिविलेज। तो ये जो नॉवेल्स है वो ट्रूप्स, ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेविस। वो क्या करता था, अपने इसी फ्यूडल सिस्टम से वो अपने फ्यूडल लेविस मतलब ट्रूप्स भी मतलब बना लेता था, अपने सेना भी बनाता था, अपने सोल्जर भी रिक्रूट करता था, जिसे कहते हैं फ्यूडल लेविस। इसी टैक्स से वो लोगों को पैसे दे के अपनी सेना बना देता था। हर एक नॉवल का हर एक लॉर्ड मतलब नॉवल का अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि उसके नीचे बहुत से विलेज होते थे, ठीक है। भाई राजा ने उसको लैंड दिया, खुद का भी लैंड है और उसके पास बहुत सा लैंड हो गया। अब वो क्या करता था, उसके लैंड पर रहने वाले सभी लोगों के लिए वो एक मतलब जुडिशरी का काम करता था, एक एज ए जज का काम करता था, जिनको वो मतलब कभी कभी टाइम आने पर जस्टिस भी देता। अगर कोई 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए, अगर उसके नीचे बहुत से बैल जाए, 2 विलेज के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, वाटर को लेके आ गई या किसी और को लेके आ गई, टैक्स को लेके आ गई, तो वो जस्टिस का काम भी करता था, उनकी सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर करता। कभी कभी किंग इतना पावरफुल हो जाता था कि वो अपने नाम के सिक्के भी चलाता, कहते हैं ना उसके नाम के सिक्के चलते थे, ठीक है। जैसे हमारे जहाँ पर अकबर ने अपने नाम के सिक्के चलाए, जहांगीर ने चलाए, ठीक है, और कई राजा है, गौतम जैसे गुप्ता पीरियड में गोल्डन सिक्के चलते थे उनके नाम पर, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त जिसको नेपोलियन ऑफ ने, वो अपने गोल्डन के सिक्के जिसके ऊपर वो बीना बढ़ते, तो ऐसे ही लॉर्ड इतना पावरफुल होता था वो अपने नाम के सिक्के भी चलाता था, ठीक है। वो किनका लॉर्ड था, वो उनका लॉर्ड था जो उसके लैंड के ऊपर लोग रहते थे, ठीक है। ही वॉज ए बेस्ट ट्रैक्ट ऑफ ए लैंड, उसके पास बहुत बड़ा लैंड था, उस लैंड के ऊपर वो मतलब काम करवाता रहता था, अपने प्राइवेट फील्ड में भी और अपने पैचर्स के फील्ड में लोगों से काम करवाता था।
उसकी जो फील्ड पर टेनेट पीजेंट्स रहते थे, किराए पर काम। जैसे हमारे यहाँ दिहाड़ीदार मज़दूर आते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत काम करवाते हैं सीज़न के टाइम में, खासकर पंजाब और नॉर्थ इंडिया में सीज़न के टाइम में, जैसे कि राबी के क्रॉप्स हो गई, ठीक है, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूपी से और कई कंट्रियों से जो है लोग काम करने के लिए नॉर्थ इंडिया में जाते हैं। और कई हम भी मतलब कुछ हम फॉरेन में काम करने के लिए आते हैं, जिसे समर लेबर कहते हैं। तो नॉवल के पास अपने खुद के परमानेंट तो फार्मर होते ही होते थे, लेकिन कुछ टेनेंट पीजेंट्स भी होते थे जिनको वो मतलब सैलरी के ऊपर रखता था, या कुछ खाना पीना उसको दे दिया, उनसे काम करवा लिया। उसके हाउस को क्या बोला, नॉवल के हाउस को मैंडर हाउस बोला जाता, बहुत बड़ा हाउस होता था, जैसे एक फार्म हाउस होता। उसका खुद का प्राइवेट लैंड होता था जो पीजेंट्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। कुछ पीजेंट्स कभी कभी उसके लिए सोल्जर का काम भी करते थे जब बैटल, क्योंकि अभी एक नॉवल्स तो नहीं है ना यूरोप में, बहुत से नॉवल्स, यूरोप बहुत बड़ा था उस समय, ठीक है। आपने एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में पढ़ा, ये तो उसके बाद की स्टोरी है ना, मिडेवल टाइम की स्टोरी है। तो ये जो लोग थे ये कभी कभी फुट सोल्जर का काम भी करते थे जब उनको मतलब कि ज़रूरत पड़ती थी, जब नॉवल्स को ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। इन एडिशन ऑफ वर्किंग, और साथ साथ में ये जो लोग थे जो पीजेंट्स थे उसके फॉर्म में भी काम करते थे। आई होप ये नॉवल्स वाला आपको अच्छी ना समझ आ रहा होगा। अब नॉवल्स का जहाँ पर नॉवल्स जहाँ लॉर्ड रहता था उसका घर हम देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। ये देखो, ये नॉवल्स का एक मतलब अपना फार्म हाउस है जहाँ पर उसका खुद का घर होता था, ठीक है। पहले हम इसका देखते हैं, ये देखो मैंडर हाउस, ये उसका मैंडर हाउस है। हर जगह इस मैंडर हाउस पैचेस लैंड है, एक फील्ड ये पर है, एक फील्ड जहाँ पर है, ये देखो एक फील्ड, सेकंड फील्ड जहाँ पर है, ये उसका खुद का मैंडर हाउस है। ये उसके मैंडर हाउस में चर्च भी है, फर्स्ट फील्ड है, ठीक है। फिर जहाँ वाटर मिल है, जहाँ उसकी वर्कशिप है, जहाँ पर कुछ वर्कर उसके टूल्स को ठीक करेंगे, जैसे सर्फ हाउस है जो उसके जहाँ पर मतलब किसान काम करते हैं उनके घर हैं, उनकी फैमिली भी उसके आती है, चर्च है उसके बाद, ठीक है। ये अलग अलग, ये देखो, ठीक है। तो जहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, उसके मतलब जानवर है, जो उसने कितने सारे जानवर रखे हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं मैंडर के बारे में, मैंडर हाउस। तो ए लॉर्ड है जो मैंडर, एक लॉर्ड का काफ़ी बड़ा घर होता था, ठीक है। उसके नीचे 100 अंडर विलेज होते, एक नॉवल्स के नीचे, के लॉर्ड के नीचे काफ़ी ज़्यादा विलेज होते थे। हमने अभी देखा किंग के नीचे लॉर्ड्स होता था, लॉर्ड नॉवल्स को भी कहते हैं, लैंड लॉर्ड को भी कहते हैं। अब जब मैं लॉर्ड्स बोल रहा हूँ तो ये लैंड लॉर्ड है, भगवान लॉर्ड्स नहीं, जो दिस इज़ नॉट ए गॉड, दिस इज लैंड लॉर्ड। ये लैंड लॉर्ड किसको अपना बैसल, लैंड लॉर्ड किसका बैसल होता था, किंग का। पीजेंट्स किसके बैसल होते थे, लैंड लॉर्ड के। लैंड लॉर्ड के नीचे कुछ मतलब पीजेंट्स के नीचे कुछ मतलब लैंड लॉर्ड के नीचे कुछ नाइट्स भी वगैरह भी होते, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नाइट्स मतलब बदले में उनको प्रोटेक्शन देते थे और कुछ नहीं देते थे, ठीक है। उनके पास खुद का अपना लैंड भी होता था, जो लैंड उसको दिया जाता था नाइट्स को, वो उसका ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल हेरिडेटरी होता था, वो आगे किसी को भी दे सकते थे। तो ये जो पीजेंट्स, काफ़ी पीजेंट इसके नीचे रहते थे। कई कई बार तो एक एक मिनरल स्टोर में डजन फैमिली होती थी, मान लो डजन फैमिली, और डजन फैमिली का ही बोल रहा है लॉर्ड है, ठीक है। कई कई बार अगर छोटा मैंडर हाउस है तो 50 और 60 फैमिली। तो मैंडर हाउस में हर एक चीज़ मिल जाती, डेली लाइफ से स्टेट में मिल जाती थी। ग्रेन्स वहाँ पर ग्रोन होता, अभी हमने देखा, अभी हमने जहाँ पर देखा ग्रेन्स वहाँ पर ग्रोन होते। देखो ये 3 फील्ड है जहाँ पर ग्रेन्स ग्रोन होंगे, और जो उसके फार्मर हैं वो इसको करेंगे काम इस पर, ठीक है। ग्रोन द फील्ड, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ भी होते थे जो उसके टूल्स वगैरह को रिपेयर करते थे। कारपेंटर होते जो उसके घर वगैरह को ठीक करते थे, लॉर्ड्स के इम्प्लीमेंट को, उसके वेपन को। वाइल्ड स्टोन मैसन्स, वाइल्ड स्टोन मैसन, स्टोन मैसन भी होते जो मतलब पत्थरों से काम करते थे उसकी बिल्डिंग को बनाने का, उसकी बिल्डिंग की देखभाल करने के लिए। वूमेन, जो फार्मर की फैमिली होती थी, जो फार्मर की फैमिली, वूमेन वगैरह, वो लॉर्ड के घर में काम करती थी, कपड़ा बुनने का काम। भाई अगर खेतों में हमने बूल्स वगैरह लगाया, कॉटन वगैरह लगाया हुआ है, तो जो उसके नीचे जो फार्मर होते थे उसकी फैमिली उसके घरों में काम करती थी, फैब्रिक, उसके चिल्ड्रन, फार्मर के चिल्ड्रन भी मैंडर हाउस के घर में जाके काम करते थे। वाइन प्रेस, भाई अंगूरों से वाइन निकालना, उसके बच्चे लगे रहते थे, ठीक है। और एक लॉर्ड के जहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल भी होता था, ठीक है। लॉर्ड का जो
मैनर हाउस था ना, वहाँ बहुत बड़ा फॉरेस्ट भी होता था। कई कई लॉर्ड लॉर्ड वहाँ पर जाके क्या करता था, मतलब हंटिंग वगैरह भी करता था। ठीक है, जहाँ देख लो, अभी हम इसको देखेंगे जहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो, ये एक मतलब जैसे आज का मॉडर्न मैप होता है वैसा है। ठीक है, जहाँ पर देखो मैनर हाउस है, चर्च है, जो मैंने वहाँ पर पिक्चर में अभी आपको दिखाया। ठीक है, ये देखो वर्कशॉप है जो अभी अभी मैं हमने जहाँ पर देखी है। तो आप, आई होप जो आपको अंडरस्टैंड इस पिक्चर को देख के काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है। लॉर्ड के पास अपना खुद का पैचर्स लैंड होता था, दे हैव देयर ओन पैचर्स लैंड। ठीक है, जहाँ पर हॉर्स वगैरह ग्रीज करते थे। चर्च होता था, डिफेंस, देयर वाज चर्च जहाँ पर लोग वर्शिप करने के लिए आते थे। हो सकता है छोटा मोटे वहाँ पर पॉप वगैरह भी रहते हो और दोनों का अच्छा रिलेशन हो। लॉर्ड के घर के पास एक बहुत बड़ा मतलब दीवार बनाई जाए कैसल डिफेंस के लिए, कि कोई इसके ऊपर अटैक ना कर सके। ठीक है, अब देखो जहाँ पर फ्रॉम द 13 सेंचुरी, मतलब 1300 AD, कैसल जो है धीरे धीरे बड़े होते गए टाइम टू टाइम। 1300 सेंचुरी में 900 शुरू से फ्यूडल सिस्टम शुरू हुआ था, तो 1300 सेंचुरी में क्या हुआ, कैसल जो है बड़े होते गए। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर नाइट की फैमिली भी रहती थी, कैसल के जहाँ पर नाइट की फैमिली भी रहती थी, क्योंकि उसके नीचे बहुत से नाइट भी रहना शुरू हो गए। बट कैसल टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद नाइट की ज़रूरत भी बढ़ती गई, क्योंकि यूरोप में कभी कभी लॉर्ड्स के बीच में आपस में फ़ाइट होती थी, कभी किंग्स के बीच में फ़ाइट होती थी लैंड को लेकर। तो इंग्लैंड के कैसल थे पर्टिकुलर नोन फॉर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इंग्लैंड के कैसल इसलिए बनाए गए क्योंकि जहाँ पर हमने कहा था ना बाइकिंग पीपल आए थे, उनमें से एक ट्राइबल ग्रुप था नॉर्मन बार बार इंग्लैंड के ऊपर अटैक करते थे। ठीक है, और इसी सिस्टम में बाद में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री पावर बढ़ती गई अंडर द फ्यूडल। तो मैनर कुनर कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैनर जो है कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट होता होगा। देखो मैनर हाउस के बारे में सभी पढ़ लिए हैं, लेकिन 13 सेंचुरी ऑनवर्ड मैनर जो कैसल थे काफ़ी बड़े बनते गए डिफेंस के पर्पज़ से, क्योंकि नॉर्मन जो एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है, वो क्या करता था, बार बार नॉर्मन के बारे में हम आगे इंग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया तो उसको जो इंग्लैंड के कैसल थे वो बड़े होते गए। ठीक है, क्योंकि बाद में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ता गया, मिलिट्री पावर भी बढ़ती गई अंडर अ फ्यूडल सिस्टम। अब मैनर कोई कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि मैनर के ऊपर आपको मैनर हाउस में मैनर हाउस को एक फार्म हाउस किया कि हर चीज़ मैनर सेल्फ सफिशिएंट था। ठीक है, जहाँ पर कभी कभी साल्ट, माइलस्टोन, मेटल वेयर, ये चीज़ें अगर चाहिए होती थी तो इनको बाहर से मंगवाना पड़ता था। ठीक है भाई, वहाँ पर अगर माइलस्टोन है, अगर माइलस्टोन टूट गया, चक्की अगर टूट गई तो उसके पत्थर को बाहर से मंगाना पड़ेगा। मेटल वेयर, अगर टूल बनानी है मेटल से, तो मेटल वहाँ पर खुद मतलब वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जहाँ तो लॉर्ड को बाहर से मंगवाना पड़ेगा, जो खुद ला के लाना पड़ेगा। तो जो लॉर्ड होते थे वो काफ़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते, क्योंकि इतने रिच पर्सन थे। दे लिव ए वेरी लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। उन्हें बड़ा मतलब हम कह सकते थे उनको बड़ा एक वो बड़े मतलब रिच पर्सन होते थे। उन्हें डिफरेंट डेकोरेटिव फर्निशिंग चीज़ों का ख़रीदने का जरूरत। कई मैनर हाउस के लॉर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे जो अपने मनोरंजन के लिए ख़रीदते थे। ठीक है, ऑर्नूमेंट्स, वो कई ऑर्नूमेंट पहनने के, गहने पहनने के शौकीन होते थे, जो लोकली प्रोड्यूस नहीं होते थे, जो बाहर से मंगवाने चाहे दूसरे प्लेस से। तो ये था हमारा किसके बारे में, मैनर हाउस के बारे में, जो मैंने आपको देने, क्योंकि लॉर्ड का मैनर हाउस जिसमें बहुत से विलेज होते थे, कभी कभी 100 डजन तक फैमिलियाँ रहती थी और कभी कभी 15 से 60 फैमिली वहाँ पर है, और मैनर हाउस में हर एक चीज़ मिल जाती थी। क्रॉप्स भी ग्रो वहाँ पर होती थी, कई बार तो 2-3 एग्रीकल्चर लैंड होते, उसके एनिमल भी पैचर होते। किसी मैनर में बहुत सारा जंगल भी होता था जहाँ पर जो लॉर्ड हंटिंग करते। बाद में मैनर हाउस बड़े बनते गए, क्योंकि नॉर्मन का कॉन्क्वेस्ट होता गया। इंग्लैंड के जो मैनर हाउस वो बाद में किले का रूप ले लेंगे बड़े बड़े। अब एक और चीज़ है जहाँ पर समझ आती है कि नाइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब अटैक होना शुरू हुए यूरोप में, जब मैनर हाउस बड़े बनते गए, तो इन लॉर्ड्स को एक प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत पड़ी। ठीक है,
देवर क्योंकि उस समय यूरोप में लोकलाइज बार बड़ी शुरू हो गई थी, आपस में नाए कभी कभी लॉर्ड्स की आपस में फ़ाइट होती थी, कभी किंग की किंग के साथ फाइट होती थी। अब ये जो पीजेंस इन्होंने रखे हुए थे वो सोल्जर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पीजन थे, वो सोल्जर के रूप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, उनको इतनी टेक्निक नहीं आती थी। ठीक है, सोल्जर की इतनी उनको इतनी ज़्यादा फाइट करने नहीं आती थी, और फाइट के लिए एक अच्छी गुड कैवेलरी चाहिए, गुड मतलब अच्छे घुड़सवार चाहिए होते थे नीडे। तो इससे क्या हो, एक नया सेक्शन इस टाइम पीरियड में ग्रोइंग होता है जिसे हम नाइट बोलते हैं। नाइट मतलब सोल्जर या वॉरियर क्लास, जिसको आगे आप पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन में मतलब जब जापान का रूलर था उन्हें शगुन के टाइम में क्या बोला जाता था, ठीक है, उनके टाइम में भी मतलब बोला जाता था, उनको भी जहाँ पर इनकी जरूरत पड़ गई नाइट्स, अब इनको प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत पड़ी। बैठे तो कभी कभी पीजेंस इनके लिए सोल्जर का काम करते हैं, बट दैट सोल्जर वाज नॉट ए प्रोफेशनल सोल्जर, क्योंकि ही वाज नॉट ए गुड कैवेलर, ही वाज नॉट ए गुड हॉर्स राइडर। तो नाइट की जो है डिमांड बढ़ती गई। अब नाइट का डायरेक्ट लिंक बन गया लॉर्ड के साथ, नाइट का डायरेक्ट लिंक बन गया लॉर्ड के साथ। अभी जहाँ पर देखो इन हेयर पिक्चर में देखो, ये देखो, अब जो नॉवेल्स हैं उसके नीचे क्या है, नाइट है, नाइट का डायरेक्ट लिंक बन जाएगा बाद में नॉवेल्स के साथ, क्योंकि दी नाइट्स वाज ए वेरी प्रोफेशनल, ही वाज ए गुड हॉर्स राइडर। ठीक है, और जो उनके पास किसान थे वो कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं थे, वो तो किसान थे, वो पीजन सोल्जर थे। ठीक है, वो थोड़े ज़्यादातर काम वो एग्रीकल्चर का काम थे, उन्हें सोल्जर का काम इतना नहीं आता था, उनको वेपन्स का मतलब यूज़ नहीं आता था, वो ना तो गुड कैवेलर थे, इसलिए प्रोफेशनल सोल्जर की जरूरत पड़ी जिन्हें नाइट बोला गया। ठीक है, बाद में उनको नाइट बोला गया। तो जस्ट लेटर उनका डायरेक्ट मतलब इन नाइट का पहले तो डायरेक्ट लिंक हुआ लॉर्ड के साथ, एंड लेटर में जाके इन नाइट ने किंग के साथ अपना डायरेक्ट रिलेशन बना दिया। अब ये लॉर्ड क्या करते थे, नाइट को अपना कुछ पीस ऑफ लैंड देते थे बदले में, क्योंकि भाई उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और बदले में जो नाइट उनकी प्रोटेक्शन की कसम खाते थे। ठीक है, अब ये जो नाइट को जो लॉर्ड से लैंड मिला होता था, द लैंड गिवन बाय दी लॉर्ड, अब ये लैंड जो है इनहेरिटेटेड होता था, जो लैंड नाइट्स को मिला होता था लॉर्ड से वो इनहेरिटेटेड होता, इनहेरिटेड मतलब वो आगे अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते थे, ऐसा नहीं था। देखो, जो नाइट को फार्मर, जो नाइट को जो लैंड मिला होता था किससे, लॉर्ड से, वो इनहेरिटेटेड होता था। नाइट चाहते थे अपने ये लैंड अपने किसी बच्चे को दे सकते थे, किसी को बेच सकते थे, इनहेरिटेटेड, उनका पूरा मतलब लीगल कंट्रोल होता। लेकिन जो लैंड लॉर्ड ने पीजेंस को देता था, वो सिर्फ काम करने के लिए दिया जाता पीजेंस को, वो उसको बेच नहीं सकते थे। ठीक है, उनको कभी भी उस लैंड से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन ये लैंड अब इनके पास, नाइट्स के पास काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब कई बार ये लैंड, इसी लैंड से जो नाइट थे अपने लैंड को काफ़ी बढ़ा लेते, कभी कभी 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक इनको लैंड मिल भी जाता था, और कभी कभी इस लैंड को बढ़ा लेते थे। ठीक है, इसी लैंड के ऊपर नाइट अपना घर बना लेते थे, उसकी फैमिली भी रहती थी, चर्च भी होती थी, सब चीज़ें इस लैंड के ऊपर ही होती थी, जो चीज़ें घर के लिए चाहिए, जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट होता था। बिसाइड वाटर मिल होती थी, बाइन प्रेस, जैसे एक मैंडर हाउस में था, ऐसे ही नाइट की लैंड के ऊपर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक इन ए मैंडर हाउस ऑफ द लॉर्ड। तो नाइट के पास इतना लैंड होता है 1000 से लेकर 2000 एकड़ तक, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा। उस लैंड के ऊपर, उस नाइट की लैंड के ऊपर उसकी फैमिली रहती थी, उस नाइट की लैंड के ऊपर उसके मतलब पूरी एक बहुत बड़ी फैमिली, चर्च और चीज़ें, हाउस इज़ डिपेंडेंट्स। ठीक है, उसके डिपेंडेंट का हाउस उसके ऊपर होता है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे। वाटर मिल होती थी, बाइन प्रेस उसने लगाई होती थी, जिसमें वो बाइन निकालता था खूब इवनिंग टाइम में, वही जब थक गया मतलब प्रैक्टिस कर करके, फाइट करके, तो थोड़ी बहुत बाइन पी और अपने आराम से सो गए। ठीक है ना, एज एन खासकर रेड वाइन जो है यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पी जाती थी। ठीक है, और लोग वहाँ घर से निकली हुई वाइन को ही पीते थे अपनी टायर्डनेस को मिटाने के लिए। एज इन फ्यूडल मैनर, अगर हम फ्यूडल मैनर की बने तो लैंड वर फीफा करते हुए पीजन, तो जी जो लैंड को भी मतलब कौन कल्टीवेट करे, पीजन ही करे, नाइट खुद कल्टीवेट नहीं करता था। एक्सचेंज नाइट क्या करता था, ठीक है, पेड रेगुलर फी ऑफ द लैंड ऑफ द फीफा कल्टीवेट पीजन्स, इसकी लैंड को भी मतलब पीजन ही कल्टीवेट करते थे। और जो लैंड इसको मिला होता था लॉर्ड के द्वारा, यह इनहेरिटेड था, कभी कभी नाइट को रेगुलर फ़ी पर देनी पड़ती थी, और वो
फ़ी के साथ साथ ये तो पहला ही काम है उसका, फीस के साथ साथ प्रॉमिस करना कि मैं तुम्हें फ़ाइट में मतलब हमेशा हेल्प करूँगा। जब भी आपकी किसी के साथ फ़ाइट होगी, एक लॉर्ड की दूसरे लॉर्ड के साथ फ़ाइट होगी, तो प्रॉमिस करता था मैं वार में आऊँ। एंड नाइट क्या करता था, अपनी वो एग्रीकल्चर बहुत कम करता था, ना के बराबर एग्रीकल्चर करता था, और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वो अपनी जो वार प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता। किसके साथ, स्किल करता, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए डमी डमी मतलब एक पुतला बना के फेंसिंग टैक्टिस करता रहता, ताकि फ्री टाइम में वो मतलब ऐसा ना हो कि वो वेपन्स चलाना भूल जाए, जहाँ हॉर्स राइडिंग करना भूल जाए, इसलिए वो डमीज़ बना के उसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहता। दे मे के प्रैक्टिस भी डमीज़ पुतलों के साथ, ठीक है। कई कई बार एक नाइट के मोर देन वन लॉर्ड भी हो जाते, ज़रूरी नहीं कि एक नाइट का सिर्फ एक ही लॉर्ड हो। जैसे फार्मर का सिर्फ एक ही लॉर्ड होता था, जैसे लॉर्ड का सिर्फ एक ही लॉर्ड होता था, वो किंग होता था। किंग के नीचे सिर्फ एक लॉर्ड होता था, लेकिन किंग के बहुत से लॉर्ड होते थे। ऐसे ही नाइट जो है, एक नाइट के बड़े लॉर्ड होते, एक लॉर्ड नहीं होता था, ठीक है। और मोर लॉयल्टी टू वाज इन ओन लॉर्ड, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक ही लॉर्ड के साथ ज़्यादातर लॉयल रहता था, जो उसने फर्स्ट वाला हो या जो उसकी ज़्यादा टेक केयर करे। अब आप इस चीज़ को समझो, किंग ने अपना लैंड किसको दिया है, नॉवल्स को। नॉवल्स ने आगे किसको दिया है, पहले शुरू में वो पीजेंट्स को देता था, पीजेंट्स के लिए फुट सोल्जर का काम। लेकिन धीरे धीरे 13वीं सेंचुरी में आके मतलब वारफेयर, जब लोकल वारफेयर काफ़ी हो गई यूरोप में, तो इन लॉर्ड को एक मतलब प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत पड़ी। इन प्रोफेशनल आर्मी का काम जो नाइट करते थे, ठीक है। बदले में जो लॉर्ड उनको अपना एक लैंड का टुकड़ा दे देता था। बाद में इन्होंने इस लैंड के टुकड़े को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया, 1000 से लेके 2000 एकड़ तक। अब ये जो लैंड को लैंड मिला होता था नाइट को, उस लैंड उसके ऊपर सारी वो चीज़ें होती थी जो एक मैंडर हाउस में होती थी। बदले में ये लैंड आगे जाके फार्मर को देता था, और खुद ये प्रैक्टिस करता रहता, बाहर फिर की प्रैक्टिस, ठीक है, डमी की प्रैक्टिस, ठीक है, हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस। एक नाइट के बहुत से लॉर्ड होते, लेकिन वो फार मोस्टली एक ही लॉर्ड के साथ ज़्यादा लॉयल रहता था, जिसका जो उसका शुरू में होता था। या हो सकता कोई एक इम्पॉर्टेंट लॉर्ड हो उसके लिए, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत से टीचर होते हैं, तो कुछ हमें टीचर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। ऐसे तो हमें सभी टीचर अच्छे लगते हैं, लेकिन वन टीचर जो होते हैं आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, आप सोचोगे ये बहुत अच्छा टीचर है हमें। तो ऐसे ही क्या होता था, लॉर्ड का भी बहुत से मतलब लॉर्ड होते, नाइट के भी बहुत से लॉर्ड होते, लेकिन वो एक लॉर्ड के साथ ज़्यादा मतलब लॉयल रहता था। आगे हम देखते हैं वन इम्पॉर्टेंट थिंग जी, इन 12th सेंचुरी मिनिस्ट्रियल ट्रेवल, हम मैन टू मैन, मिनिस्ट्रियल क्या होते हैं, रिलीजियस माइंडेड पीपल, ठीक है, जो मैन टू मैन, जो कोई काम नहीं करते, फिर सिंगिंग का काम करते, लोगों की मनोरंजन का काम करते थे, जिन्हें एक मतलब रिलीजियस माइंडेड ही बोल सकते हैं, जो लोगों का मनोरंजन करने वाला भी बोल सकते हैं। जे मिनिस्ट्रियल्स मैनर टू मैनर घूमते थे, सिंगिंग सॉन्ग, लोगों का गाने गा गा के सॉन्ग मनोरंजन कर। जैसे आज हम अपना मनोरंजन करने के लिए मतलब कभी कोई मूवी देखते हैं, कभी कुछ करते, जब हम थक जाते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इंटरटेनमेंट का कोई ऐसा नहीं, जे ही लोग मतलब तमाशे वगैरह करके सॉन्ग गा के स्टोरी सुना के, किसी राजा की स्टोरी सुना दी, कोई हिस्टोरिकल स्टोरी सुना दी, उसमें लोगों का मनोरंजन। कोई हिस्टोरिकल पार्टी चल रही है, वहाँ पर चले गए, किसी ब्रेव किंग की स्टोरी सुना दी, कोई नाइट्स की स्टोरी सुना दी, जैसे जूलियस सीजर की, या कॉन्स्टेंटाइन की, या डेकोरेशन की स्टोरी सुना दी। ऐसी स्टोरी सुना के ये लोग, कुछ एक ग्रुप भी था मिनिस्ट्रियल। देखो 3 ऑर्डर में बहुत से लोग आते जा रहे हैं, लेकिन वो हैं 3 ऑर्डर का ही पार्ट है, ठीक है। नाइट्स की स्टोरी सुनानी, इनवे टू, जब ये ऐसा एज था जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एंड मनुस्क्रिप्ट मतलब लिखी, हाथ से लिखी हुई चीज़ें भी कम थी। तो ये मिनिस्ट्रियल लोग थे, ठीक है, ये जगह जगह घूम के वार्स वार वेरी पॉपुलर। वार्स मतलब जो ओजस्वरी मतलब वीरतापूर्ण कविताएं लोगों को सुनाते थे, ठीक है, लोगों को मतलब हम कह सकते हैं वीरतापूर्ण कविता सुना के लोगों को उनका इतिहास बताते थे। क्योंकि उस समय इन्वेंशन तो हुई नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, मनुस्क्रिप्ट बहुत कम थी। तो यही लोग क्या करते थे, यही लोगों को मनोरंजन का साधन थे, ठीक है। लोगों को किंग की स्टोरी सुनाते थे, नाइट की स्टोरी सुनाते थे, ठीक है, जिस समय लोग बहुत कम पढ़े लिखे। मैनी मैनर हैड ए नायर बालकोनी, एक मैनर में क्या होती है, एक बालकोनी होती थी, ठीक है। बालकोनी के
5 लार्ज हॉल होता था, और जहाँ लोग इकट्ठे होते थे जब कोई फेस्टिवल होता था, मील्स मिलजुल कर मील्स करते थे, ठीक है, फीस्ट करते थे, फीस्ट में दावत वगैरह करते, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो हम इकट्ठे होते हैं, कोई कम्युनिटी फेस्टिवल होता है हम कम्युनिटी, ऐसे ही किसी मैनर हाउस, किसी एक मैनर हाउस में लोग गैदर हो जाते थे, ठीक है, आपस में बैठ कर फीस्ट वगैरह करते थे, मील्स वगैरह खाते थे। और इसी मतलब गैलरी में वो मिनिस्ट्रियल्स आते थे जहाँ वो लोगों का मनोरंजन करते थे, सिंगर आते थे, इंटरटेनमेंट करते, ठीक है, इंटर फॉर नॉवल वाई दे फीस्ट, जब वो खाना खा रहे होते थे। तो ये एक मतलब सिस्टम बन रहा था यूरोप में। अब यूरोप कहाँ डेवलपमेंट की पार्ट पर चल रहा है, यूरोप वाज गोइंग ऑन द डेवलपमेंट पार्ट, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की पार्ट पर चल रहा था। अब हमने 2 ऑर्डर में देख लिया, नाइट्स के बारे में देख लिया, एंड हमने सेकंड ऑर्डर लॉर्ड्स के बारे में, लॉर्ड्स के नॉवेल्स के बारे में देखी, लॉर्ड और नॉवेल्स के बारे में देख लिया, ठीक है, उसमें हमने नाइट्स के बारे में देखा, मैनर हाउस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मतलब कि क्या, थोड़ा हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, द कललजी। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो रिलीजियस माइंडेड पीपल, जो पॉप होते हैं, ठीक है, वो किंग के ऊपर अपना कैसे कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। I hope you can understand. If you do not understand, give me a question in a comment box. I will definitely clear your doubt. Thank you very much.